हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और उसके बाद एक नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन्हीं बातों के अराउंड हमारा डिस्कशन होगा आज के लेक्चर में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा खूबसूरत सा लेक्चर विद आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बेसिकली भले ही इसका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, लेकिन ये लाइन भी हो सकती है और कर्व भी हो सकता है। बेसिकली क्या है कि हमने एक हमारे मन में कॉन्सेप्ट डेवलप किया। क्या कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि अगर मुझे किसी भी चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो क्या मानो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट हमने इमेजिन किया कि हर चार्ज के अंदर से बेसिकली हर चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अपने आसपास के रीजन में किसी ना किसी पैटर्न के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट कर रही होगी। अब किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालनी है तो उस पॉइंट से पास होती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पकड़ो और उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बना दो, या फिर कर्व भी हो सकता है कि उस पॉइंट से पास होते हुए कर्व को पकड़ो और जिस पॉइंट के ऊपर भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो क्या करो कि उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बना दो। तो वो जो टेंजेंट होगी वो आपको डायरेक्शन देगी किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इट इज नथिंग बट दीज आर इमेजिनरी लाइंस और कर्व tangent to which we will get the direction of electric field. For example, मेरे पास ये कोई पॉइंट है, yes or no? इस पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन निकालना है। तो क्या करो, इस पॉइंट से पास होती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओ। लेट्स से इस पॉइंट से पास होती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से है। अब जिस भी पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो क्या करो, उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बना दो। तो क्या करो, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बना दो, तो दिस विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, इस पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बना दो, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपल सा फंडा, इट इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट इन विच वी ड्रॉ इमेजिनरी लाइन और कर्व, और जिसके टेंजेंट पे हमको मिलेगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी चीज को एक और तरीके से बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी लाइंस है, ऐसा कर्व है, अगर मुझे किसी भी पॉइंट के ऊपर, अगर मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूं, तो उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट के अंदर उसके ऊपर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन मिलेगा। तो क्या बात बोली कि अगर मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट के ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दूं, तो और अगर टेंजेंट खींचूं, तो जिस डायरेक्शन में टेंजेंट होगी उसी डायरेक्शन में मेरे पास उस पॉइंट के ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो इस तरीके से भी चीजों को सोच सकते हो। और सिंपल सा फंडा, अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पे अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दूंगा, और क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स होगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो हमको बिल्कुल दिल से याद होनी चाहिए, काफी काम आती है ना। अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं इसके ऊपर। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू आइसोलेटेड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। क्या बात बोली कि अगर मेरे पास आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो रेडियली आउटवर्ड्स होगी, रेडियली आउटवर्ड्स। इस तरीके से आप चाहो तो इस तरीके से
रेडियली आउटवर्ड्स आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना सकते हो। अब ये अब आइसोलेटेड का मतलब कि इसके आसपास और कोई चार्ज नहीं है, तो ये पॉजिटिव से निकलेगी और इंफिनिटी की ओर जाएगी। इसी तरीके से अगर मेरे पास आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो इंफिनिटी से आ रही होगी और नेगेटिव चार्ज के ऊपर टर्मिनेट हो रही होगी, और ये पॉइंट चार्ज की बात हो रही है ना। तो क्या बात हमने सीखी कि पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड, और पॉजिटिव चार्ज के लिए ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट द इंफिनिटी, एंड नेगेटिव चार्ज के लिए originates from the infinity and terminates at the negative charge. I hope this thing is clear to you. बात समझ आई? चलिए, बहुत बढ़िया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड लाइंस is directly proportional to electric field intensity. Electric field intensity. कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास में है तो उस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक, उस रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है तो उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी एज कंपेयर टू पहले वाला पॉइंट। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से है, लेट्स से और मैंने 3 पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट लिया ए, एक पॉइंट लिया बी और एक पॉइंट लिया सी। लेट्स से ये जो बेसिकली सिमेट्रिसिटी दिख रही है ए और सी पे वो एक जैसी है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पास पास में है, यहां पे दूर है और यहां पे कम है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट B, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट C इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट B। और अगर यहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ और यहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट A इट विल बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट B। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो जहां पे मेरे पास डेंसर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास में होगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और जहां पे रेयर होगी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ी दूर दूर होगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी। ठीक है भैया, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट को इधर लिख लेते हैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस is directly proportional to the magnitude of the charge. Number of field lines is directly proportional to the magnitude of charge. कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई 1 कूलम का चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। तो अगर मैं इस 1 कूलम के चार्ज से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड फील्ड लाइन बनेगी, तो अगर मैं इससे 2 फील्ड लाइंस बाहर निकाल रहा हूं तो अगर कोई बात मुझसे ये पूछ ले कि 2 कूलम का चार्ज है तो इससे कितनी फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी, तो इसका आंसर होगा 4। ये इंफिनिटी को जाएगी, यस और नो? तो अगर आप 1 कूलम से
दो फील्ड लाइंस बाहर निकाल रहे हो तो 2 कूलम से 4 निकालनी पड़ेगी, 3 कूलम से 6 निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। इसी तरीके से अगर कोई आपसे ये बात पूछ ले कि -3 कूलम से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी अंदर आएगी, तो 1 पे 2, 2 पे 4, तो -3 कूलम से 6 लाइंस अंदर की तरफ आएगी। इस तरीके से, मतलब आपको यूनिफॉर्म बनानी है तो थोड़ा सा और अच्छे से आप इसको बना सकते हैं। इस तरीके से आपके पास 6 फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही होगी। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने 1 कूलम पे 2 बनाई तो आप भी 2 बनाओ, हो सकता है आप 1 कूलम पे 4 बनाओ, यहां पे 4 बना रहे हो तो यहां पे 8 और यहां पे 12 बना रहे होंगे। तो बेसिक सा फंडा के जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है भैया, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अगर मैं ये बात कहता हूं कि क्या 2 फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर सकती है या नहीं कर सकती, तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, समझने की कोशिश करेंगे कि फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि ये 2 फील्ड लाइन से, एक फील्ड लाइन ऐसे और एक फील्ड लाइन ऐसे, ये आपस में इंटरसेक्ट कर गई। नहीं कर सकती। सबसे पहली बात तो 2 फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर आप कहते हो तो मैंने मान लिया कि 2 फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, अगर ये इंटरसेक्ट करेगी तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट देखो, इस पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे बताओगे? अगर आप इस फील्ड लाइन को लेके चलोगे तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, और अगर आप इस फील्ड लाइन को लेके चलोगे तो इस डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, और एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो सकती है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या है? 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। और इसके पीछे का रीजन क्या है कि अगर इंटरसेक्ट करती है तो एक पॉइंट के ऊपर 2 डायरेक्शन होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे तो एक ही डायरेक्शन होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाएगी। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस will never form closed loop। सर बनाती तो है, कैसे बनाती है? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्लस चार्ज यहां पे रखा और एक नेगेटिव चार्ज यहां पे रखा, है ना। तो हो सकता है कि इस तरीके से लेट्स से +1 कूलम और यहां पे -1 कूलम, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस +1 कूलम से निकले और -1 कूलम पे खत्म हो, तो ये क्लोज लूप नहीं है बेटा। क्लोज लूप का मतलब जहां से चालू हुई वहीं पे खत्म। ये तो +1 कूलम से निकल रही है और -1 कूलम पे खत्म हो रही है। सो दिस इज नॉट अ क्लोज्ड लूप। यहां से ओरिजिनेट और यहां पे टर्मिनेट, प्लस से ओरिजिनेट नेगेटिव पे टर्मिनेट, तो ये क्लोज लूप नहीं है। क्लोज लूप तो बोले तो जहां से चालू हुई वापस वहां पे खत्म होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। इसके पीछे का कारण समझो। कारण क्या है कि अगर आप कहते हो तो मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बना रही है। अगर क्लोज लूप बना रही है तो हर पॉइंट के ऊपर देखो, इस पॉइंट के ऊपर देखो, क्या ये फोर्स का डायरेक्शन होगा? अगर मैं कोई एक क्यू चार्ज यहां से स्टार्ट करता हूं तो इस पॉइंट के ऊपर ये डायरेक्शन फोर्स का होगा, इस पॉइंट के ऊपर ये डायरेक्शन फोर्स का होगा, इस पॉइंट के ऊपर
ये डायरेक्शन फोर्स का होगा, यस और नो? बिल्कुल सही बात। अब याद करो हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर, जब भी मेरे पास एक कांस्टेंट फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, तब हम ये बात कहते हैं, क्या बात कहते हैं, कि जब भी मेरे पास एक कांस्टेंट फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, तो जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स इनटू पाथ लेंथ, तो पाथ लेंथ, लेट्स से इसकी रेडियस है 2 पाई आर, सॉरी इसकी रेडियस है r, तो पाथ लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर, सर्कुलर मोशन अगर ये कर रहा है तो, या फिर अदरवाइज जो भी पाथ लेंथ होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वर्क डन मेरे पास कुछ ना कुछ फाइनाइट नंबर आएगा, यस और नो? बिल्कुल सही बात। लेकिन हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन इन अ क्लोज्ड लूप या फिर वर्क डन इन अ कंप्लीट साइकिल विल बी जीरो। क्यों? क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन हमारे पास सेम ही है, तो वर्क डन जीरो आना चाहिए था, लेकिन आ क्या रहा है, कुछ फाइनाइट नंबर आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, तो ये सारी बातें आपको क्लियर हुई होगी। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और एक माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा हूं वो कुछ ऐसी होगी, प्लस से निकलती हुई और माइनस को जाती हुई, यस और नो? अब क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जितनी लाइन इससे बाहर निकल रही है उतनी ही लाइन इसके अंदर जानी चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये जो लाइन है, जो इन दोनों को स्ट्रेट लाइन जो है, जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, इन दोनों पॉइंट चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, इस लाइन के अंदर जो भी प्लेन आएगा उसके अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिमेट्रिक होगी। कहने का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल ये वो लाइन है, यहां पे प्लस क्यू है, यहां पे माइनस क्यू है, तो इस लाइन के अबाउट जो भी प्लेन आएगा, फॉर एग्जांपल ये प्लेन आया, तो इसके इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर और इसके इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर सेम होगा। फॉर एग्जांपल ये वाला प्लेन है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर, इसके नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर हमेशा सेम होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, प्लेन विच इज इंटरसेक्टिंग अलोंग द लाइन which is joining the two charges, any plane which is intersecting along the line joining two charges, electric field lines will be symmetric about that plane। मतलब कि अगर प्लेन ऐसा है तो ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नीचे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों सेम होगी। अगर प्लेन ऐसा है, फॉर एग्जांपल ये ऐसे है, अगर प्लेन ऐसा है तो इसके इस तरफ और इसके इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर हमारे पास सेम होगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, तो आप इस बात को लिख सकते हो, क्या बात लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी सिमेट्रिक to the plane passing through line joining two charges। I hope this thing is clear to you। और अगर किसी पॉइंट से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही है, इसका मतलब उस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, सॉरी उस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो जीरो होगी। आई होप दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो हमने पढ़ा, जो हमने समझा, इसको
थ्योरी की फॉर्म में फटाफट समझ लेते हैं क्या क्या हमारे पास कॉन्सेप्ट्स है। चलिए, सबसे पहली बात, लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट आउट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल सही बात के। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं उस पॉइंट के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज रख देता हूं तो उसी डायरेक्शन में मेरे पास फोर्स लगेगा जिस डायरेक्शन में मतलब टेंजेंट, उस पॉइंट के टेंजेंशियल डायरेक्शन में मेरे पास फोर्स लगेगा और उसी डायरेक्शन में मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो इसीलिए हम इसको लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज and terminates on a negative charge. If there is only one positive charge, then line starts from positive charge and terminates at infinity. If there is only one negative charge, then line starts from infinity and terminates at negative charge. ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? Two lines of force never intersect each other because there cannot be two direction of electric field at a single point. ये पॉइंट भी हम देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय स्टैटिक चार्ज डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। और क्लोज्ड लूप क्यों नहीं फॉर्म करते हैं? क्योंकि अगर क्लोज लूप फॉर्म करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा उसकी वजह से कोई ना कोई वर्क डन आएगा, और अगर मेरे पास वर्क डन आएगा तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि क्लोज लूप के अंदर कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन होता है जीरो। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है भैया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, जिसको हम लाइन डेंसिटी बोलते हैं, कहां गया? यस, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, जिसको हम लाइन डेंसिटी बोलते हैं, रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर एक यूनिट एरिया के अंदर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 2 है और किसी के अंदर 3 है, तो जिसके अंदर 3 है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात, वो ऐसा सवाल भी हमने देखा है, ऐसी ये कॉन्सेप्ट भी अभी हमने देखा था। चलिए नेक्स्ट क्या है? If lines are dense, electric field will be more. If lines are rare, electric field will be less. And if E equals to 0, no line of force will found there. अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको देखो तो ये क्या है कि इस डायरेक्शन में मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मेरे पास सेम है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, और जो डायरेक्शन है, मतलब कांस्टेंट तो नहीं बोलेंगे, ठीक है कांस्टेंट बोल लो, और डायरेक्शन जो है वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, एक ही इसी डायरेक्शन में मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नीट्यूड है वो मेरे पास कांस्टेंट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास यूनिफॉर्म है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसके अंदर देखो कि डायरेक्शन तो मेरे पास सेम है, लेकिन यहां पे स्पेसिंग ज्यादा है, यहां पे स्पेसिंग कम है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि मैग्नीट्यूड अलग अलग है लेकिन डायरेक्शन मेरे पास कांस्टेंट है? यस और नो? तो इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूं? डायरेक्शन कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड वेरिएबल। यस और नो? बिल्कुल सही बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अब इसके अंदर देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्पेसिंग जो है वो बराबर है। स्पेसिंग बराबर है तो इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। लेकिन अगर आप टेंजेंट देखो तो टेंजेंट आपके पास अलग अलग डायरेक्शन बताएगी। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होंगे। तो इसके अंदर हम क्या बात बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन डिफरेंट।
ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इसके अंदर यहां स्पेसिंग अलग है, यहां पे स्पेसिंग अलग है, तो मैं ये बात पूछ सकता हूं कि मैग्नीट्यूड भी अलग होगा और डायरेक्शन भी अलग होगा। मैग्नीट्यूड वेरिएबल और जो डायरेक्शन होगा ये भी वेरिएबल होगा। आई होप दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग एट अ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1 कूलम से अगर आप 2 फील्ड लाइंस निकाल रहे हो तो 2 कूलम से 4 फील्ड लाइंस आप निकालोगे। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्या है, अ चार्ज पार्टिकल नीड्स नॉट फॉलो एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को फॉलो करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और अगर मैं इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक क्यू चार्ज रखता हूं, तो इस केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को फॉलो करेगा, इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये है, या फिर चलो अभी तो इसी की बात कर लेते हैं, अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये है, तो अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में रखता हूं तो हो सकता है ये कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो करे, तो दिस इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरीके की आपके पास सिचुएशन है और कैसा पाथ फॉलो करेगा, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक है भैया, तो अब इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे हमारे पास थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। चलिए देखते हैं, सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है। क्या बोला है, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फ्रॉम चार्ज Q आर 10, देन फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फ्रॉम 2Q चार्ज। अगर Q चार्ज से यहां से 10 लाइंस निकल रही है, तो अगर मैं 2Q चार्ज रख दूंगा तो कितनी लाइंस निकलेगी, 20 लाइंस निकलेगी। सिंपल सा फंडा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। एक प्लस क्यू है, एक प्लस क्यू है, इस तरीके का मेरे पास कॉम्बिनेशन है, तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से होगी वो मुझे बताना है। अब बात को जरा गौर से समझो, इससे भी बाहर निकलेगी और इससे भी बाहर निकलेगी। एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर मैं इन दोनों चार्जेस की बात करूं तो दोनों मेरे पास पॉजिटिव है, तो इनके बेसिकली इनकी वजह से जो इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी या फिर ऐसा पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, वो कहीं बीच में आएगा, तो बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मेरे पास नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी कुछ इस तरीके से, यहां से ऐसे, क्योंकि ये इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए, तो इस तरीके की हमारे पास
फील्ड लाइंस बनेगी, सेंटर के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास नहीं होगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है भैया, नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। नेक्स्ट डायग्राम क्या है, इसके अंदर क्या है कि एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, ये बनता है, आगे जाके हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसके अंदर अगर आप गौर से देखो तो कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कैसे बनाएंगे, यहां से ऐसे निकलते हुए, एक ऊपर बनाई तो एक नीचे बना दो, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक होनी चाहिए। फिर दूसरी ऊपर बनाई तो दूसरी नीचे बना दो। अगर एक यहां से बाहर निकाल रहे हो इस तरीके से, तो एक यहां से अंदर डाल दो इस तरीके से। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास बनेगी। ठीक है भैया, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास 2q और -q। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी छोटे वाले चार्ज के इस तरफ। कितने डिस्टेंस पे होगी, ये सारी बातें हम निकाल चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इसी तरीके से होगी। अब बात समझो कि अगर मैं एक ऊपर से बना रहा हूं तो एक नीचे से बना रहा हूं, यस और नो, सिमेट्रिक होनी चाहिए। अब दिक्कत क्या है कि ये है, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। तो यहां से 4 फील्ड लाइंस अगर निकल रही है तो यहां से 2 ही एंटर होगी। तो जो दूसरी फील्ड लाइंस होगी वो कुछ इस तरीके से जाएगी और यहां पे कहीं पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, इसके अंदर आप एरो बना सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, ये सवाल काफी अच्छा सवाल है, जेई एडवांस 2010 में आ चुका है। मतलब उस टाइम तो एक ही पेपर होता था जेई का, उसको हम बोलते थे एआई ट्रिपल ई, है ना। तो एआई ट्रिपल ई और जेई का पेपर हुआ करता था। तो ये जेई का पेपर है, उसका सवाल है। मल्टीपल करेक्ट आंसर है। क्या सवाल है, सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। अ फ्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस Q1 and Q2 fixed at 2 different points on the x-axis as shown in figure. These lines are suggested that, बेसिकली मुझसे क्या बात पूछी है कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो जीरो होगी। अब मैग्नीट्यूड की अगर बात आई तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देख लीजिए। सबसे पहली बात, इसकी अगर मैं बात करूं तो इससे कितनी निकल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहां से जो फील्ड लाइंस निकल रही है वो है 13। ठीक है, इसको यहां पे लिख लेते हैं 13। ठीक है, इसके अंदर कितनी जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अंदर जा रही है 9। ठीक है, एक बार वापस गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 4 4 8 और 1 9, इसके अंदर जा रही है 9। तो सिंपल सा फंडा, अगर इससे फील्ड लाइंस ज्यादा बाहर निकल रही है एज कंपेयर टू दिस, तो इसका मैग्नीट्यूड तो ज्यादा होगा। तो एक तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब क्योंकि इससे फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, इसके अंदर फील्ड लाइंस जा रही है, तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। जब भी मेरे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी छोटे वाले चार्ज के उस तरफ होगी। यस और नो, बिल्कुल सही बात। तो एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ Q1 नहीं, एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2 field lines is electric field is 0. So the correct answer of this question would be option number 2. I hope this question is clear to you. Okay? तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, वो पूरा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल किस तरीके से मोशन करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम 2 केसेस पढ़ते हैं। फर्स्ट केस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज parallel
और एंटी पैरेलल भी हम लिख सकते हैं, केस 1 पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मोशन। बेसिक सा फंडा क्या है कि, या फिर मोशन कह लो, इसको वेलोसिटी भी कह सकते हो। मोशन बेसिकली हम वेलोसिटी से ही जज करते हैं। बेसिक सा फंडा क्या है कि अगर मेरे पास लेट्स से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस डायरेक्शन में, और इन फील्ड लाइंस के बीच में मैंने क्या किया कि एक क्यू चार्ज को रख दिया, पॉजिटिव क्यू चार्ज को रख दिया। अब बात समझो, अगर इसके पास इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं है, इसके अंदर भी दो केस बनते। फर्स्ट केस क्या बनेगा कि इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास है 0। इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 0 है, तो इस डायरेक्शन में मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इसी डायरेक्शन में मेरे पास इसके ऊपर फोर्स लगेगा। इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो ये इसी डायरेक्शन में मूव करता हुआ चला जाएगा। तो इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। यस और नो, बिल्कुल सही बात। अब अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में। अगेन मेरे पास भले ही इसका पाथ स्ट्रेट लाइन होता, लेकिन डायरेक्शन चेंज होता कि पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में और नेगेटिव है तो इस डायरेक्शन में मेरे पास इसका मोशन होगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है भैया, अगर मेरे पास इसके पास कुछ वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज नॉट 0, तो लेट्स से इसके पास इस डायरेक्शन में मेरे पास वेलोसिटी है u। अब अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है और इसी डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो ये इसी डायरेक्शन में मूव करता हुआ जाएगा और इसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, जिसको हम स्पीड बोलते हैं, वो इंक्रीज होती जाएगी। अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो क्या होगा कि इस डायरेक्शन में फोर्स, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। एक टाइम आएगा जब वेलोसिटी मेरे पास 0 हो जाएगी और फिर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मतलब इस केस में तो नहीं, इस केस में तो इंक्रीज होगी। दूसरा जो केस है जहां पे हमारे पास इसके पास इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में है, तो क्या होगा कि ये इधर जाएगा, फाइनली इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, और फिर ये मुड़ के वापस इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा और फिर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो अगेन इसका जो पाथ होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ ही हमारे पास होगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ठीक है भैया, दूसरा केस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कैसी है, परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी। लेट्स से मेरे पास, मैंने क्या किया कि दो प्लेट्स इस तरीके से लगाई। एक प्लेट के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी प्लेट के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगी। पॉजिटिव से निकलती हुई और नेगेटिव पे आती हुई, और क्योंकि यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी यूनिफॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है भैया, अब मैंने क्या किया
इसके अंदर कुछ सर्टेन वेलोसिटी u से एक पार्टिकल को रिलीज किया और इसके ऊपर जो चार्ज है वो है q। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि इसका मोशन किस तरीके से होगा। तो सर ये तो आपने ग्रेविटी वाली बात कर दी कि अगर मैं किसी पार्टिकल को फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम अ टावर है ना, किसी पार्टिकल को सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिखता हूं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो उसका पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। तो यहाँ पे भी मेरे पास जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में, तो इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, कुछ ना कुछ इस तरीके से पैराबोलिक पाथ होगा। पैराबोलिक। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब अगर आपको चार्ज दे दी जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे दी जाए और आपसे ये बात पूछ ली जाए कि इसके पाथ की इक्वेशन बताओ, यस और नो, तो अगर आपसे ये बात पूछ ली जाए तो क्या करोगे आप? तो सिंपल सा फंडा, जो काम आपने ग्रेविटेशन के अंदर किया वही काम आप यहां पे भी कर सकते हो, या फिर मोशन, सॉरी ग्रेविटेशन के अंदर नहीं, किसके अंदर, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर के अंदर किया वही काम आप यहां पे भी कर सकते हो। कैसे? अलग अलग डायरेक्शन में चीजों को सोचो। सबसे पहले एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन के अंदर अगर मैं बात करूं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक वेलोसिटी है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास है u, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन मेरे पास हो गया 0। तो मैं क्या लगा सकता हूं, किसी भी टाइम t के ऊपर जो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी ut। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। और सॉरी, जो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा ut। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास किसी भी टाइम t के ऊपर जो होगा वो होगा u इंटू टी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन मान रहा हूं, अगर मैं y डायरेक्शन में बात करूं तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी तो भैया 0 है, और डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन लेट्स से मैंने बोला y है। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन कितना हो जाएगा, फोर्स कितना लगा QE डिवाइडेड बाय लेट्स से इसका मास है m, तो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन हो जाएगा QE बाय m। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन लगाऊंगा sy इज इक्वल्स टू sy इज इक्वल्स टू uyt प्लस 1/2 ay इंटू टी स्क्वायर। sy कितना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, तो y uy तो मेरे पास हो गया 0 प्लस 1/2 ay कितना है QE अपॉन m इंटू टी स्क्वायर। लेट्स से दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। और मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि किसी भी टाइम t के ऊपर, या फिर सॉरी किसी भी, मतलब इसका जो मोशन होगा उसके पाथ की इक्वेशन बताइए, यस और नो। तो मुझसे पूछी है कि पाथ की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, यस और नो। तो जब भी आपके पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने को आए तो क्या करो, x एज अ फंक्शन ऑफ t निकाल लो, y एज अ फंक्शन ऑफ t निकाल लो और t को रिप्लेस कर दो। यहां से t क्या लिख सकते हो, x बाई u। तो यहां पे मेरे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2 QE अपॉन m x स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर। दिस वुड बी द इक्वेशन ऑफ trajectory. This is equation of trajectory. I hope this thing is clear to you. अब अगर आप गौर से देखो तो y की पावर 1 है और x की पावर 2 है, तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा, पैराबोला। I hope this thing is clear to you. चलिए आगे बढ़ते हैं, इस इक्वेशन को एक बार और लिखते हैं। y इज इक्वल्स टू 1/2 QE अपॉन m
इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर। अब यहां पे अगर मैं इस पार्टिकल के पास, इस चार्ज पार्टिकल के पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसको लिख रहा हूं के, तो के मेरे पास क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी mu स्क्वायर बाई 2। तो mu स्क्वायर तो मुझे यहां पे दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड अगर मैं करता हूं तो ये क्या बनेगा, 1/4 QE डिवाइडेड बाई के। mu स्क्वायर तो मेरे पास क्या बन गया, k, और ये 2 मिलके बन गया 4, तो QE डिवाइडेड बाय k मेरे पास इस तरीके की कोई चीज आ जाएगी। अब k को मैं क्या लिख सकता हूं, p स्क्वायर बाय 2m, तो ये क्या बनेगा, 1/4 QE p स्क्वायर बाय 2m, और यहां पे p क्या है, इनिशियल मोमेंटम। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। आप चाहो तो नोट्स के लिए ये मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 जो हमने किया है इसको हटा सकते हो। सो दिस वुड बी द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ये वाली बात अगर आपको याद है तो ये और ये तो आप निकाल सकते हो। अब कोई आपसे ये बात पूछ ले कि व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, क्या पूछे, एंगल ऑफ डेविएशन थीटा। एंगल ऑफ डेविएशन मेरे पास क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बात करूं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या था, क्या यही मेरे पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन था। अगर कोई मुझसे ये बात पूछ ले कि इनिशियल वेलोसिटी से बेसिकली ये कितना डेविएट हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसे समझा सकता हूं क्या कि अगर मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर डेविएशन मुझे निकालना है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के ऊपर डेविएशन निकालना है, तो क्या करूं कि इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट खींचूं। अगर इसका पाथ कुछ इस तरीके से आ रहा है तो इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं टेंजेंट खींचता हूं, इसको अगर y बोलता हूं, ये मेरे पास x है, तो अगर इस एंगल को थीटा बोलता हूं तो क्या tan थीटा मेरे पास एंगल ऑफ डेविएशन बताएगा। बिल्कुल मेरे पास एंगल ऑफ डेविएशन थीटा मेरे पास रहेगा। यस और नो, बिल्कुल सही बात। अब ये थीटा मैं कैसे निकाल सकता हूं, मुझे ये बात पता है कि tan थीटा क्या हो जाएगा, dy/dx। तो अगर मैं गौर से देखूं एंगल ऑफ डेविएशन तो थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स dy/dx। चलिए तो इसका डिफरेंशिएशन करो तो ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, देखो ये कांस्टेंट ये तो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, तो एक 2 से एक 2 जाएगा, तो ये मेरे पास आएगा QE इंटू एक्स डिवाइडेड बाय mu स्क्वायर। ये आपको, ये इक्वेशन आपको क्या बात बता रही है कि किसी भी x पे ये पार्टिकल ओरिजिनल पाथ से कितना एंगल डेविएट हो चुका होगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब इसी के अंदर कोई आपसे डेविएशन का कंपैरिजन करवा ले, कैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझे ये बात बोल दे कि 2 पार्टिकल्स हैं मेरे पास, और इसमें फर्स्ट केस ले ले कि दोनों पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी सेम है, दोनों पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो इनका जो डेविएशन है उसको कंपेयर करो। डेविएशन किसको बोलते हैं, इस y को, y जो है इसको हम बोलते हैं डेविएशन। क्यों, क्योंकि ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट हुआ
यही हमको बताता है y। तो कोई अगर हमसे ये बात पूछ ले कि अगर दोनों पार्टिकल्स की u सेम है तो इनके डेविएशन को कंपेयर करो, तो u सेम है तो कौन सी इक्वेशन हम यूज करेंगे? ये वाली इक्वेशन। क्यों? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी। अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम यही बात बोलेंगे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पार्टिकल्स को भेजा, तो अगर दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है तो इनके डेविएशन को कंपेयर करो। तो इस केस में क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q बाय m? यस और नो? बिल्कुल सही बात। अगर कोई आपसे ये बात बोल दे कि दोनों पार्टिकल्स की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जिसको हमने k से डिनोट किया, वो सेम है, तो आप कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? इसको यूज करोगे। तो इस केस में आप क्या बात बोल सकते हो कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। जिसका q ज्यादा उसका डेविएशन ज्यादा। कोई अगर आपसे ये बात बोल दे कि दोनों पार्टिकल्स का मोमेंटम सेम है, तो आप क्या बात बोलोगे कि अगर मेरे पास दोनों पार्टिकल्स का मोमेंटम सेम है तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q इंटू m। तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से हम कंपेयर करेंगे। u सेम तो जिसका q बाय m का रेशियो ज्यादा उसका डेविएशन ज्यादा। अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम तो जिसका चार्ज ज्यादा उसका डेविएशन ज्यादा। अगर दोनों का मोमेंटम सेम तो जिनका q इंटू m का मल्टीप्लीकेशन ज्यादा उसका डेविएशन ज्यादा। आई होप these all concepts are clear to you. ओके तो डेविएशन आपको समझ में आया होगा, एंगल ऑफ डेविएशन आपको समझ में आया होगा, ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। आई होप दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू। ओके चलिए इसी के बेसिस पे कुछ सवाल सॉल्व करते हैं जिससे हमारे पास थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल हमारे पास क्या है। क्या बोला है? Figure shows the tracks of three charged particle in a uniform electrostatic field projected parallel to the plate। ठीक है, with the same velocity। क्या है? same velocity। तीनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम है। Give the signs of three charged particle, which of the three particles has the highest charge to mass ratio। अब बात को जरा गौर से समझो। अगर तीनों को इसी डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, ये दोनों पार्टिकल्स जा रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसका मतलब इन दोनों का साइन कैसा होगा? नेगेटिव, तभी तो पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। यस और नो? या फिर ऐसे समझ सकते हो कि मुझे ये बात पता है कि इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसे होगा। यस और नो? अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा तो ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड के पास तो है नेगेटिव चार्ज, और थर्ड के पास है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। अभी सवाल यहां पे खत्म नहीं हुआ है, मुझसे एक और बात पूछी गई है, और वो ये है कि which of the three particles has the highest charge to mass ratio। अभी हमने एक बात देखी थी कि जब मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी सेम होगी तो जो डेविएशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे? डेविएशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q बाय m। तो जिसका चार्ज बाय मास का रेशियो ज्यादा उसका डेविएशन भी ज्यादा। अगर आप गौर से देखो इन तीनों के अंदर तो थर्ड वाले का डेविएशन सबसे ज्यादा है। इसके लिए अगर आप y लिखते हो y3, ये मेरे पास मैक्सिमम है, और अगर ये मैक्सिमम है तो इसके लिए ही q बाय m का जो रेशियो होगा वो मैक्सिमम होगा। सो किसका q बाय m का रेशियो सबसे ज्यादा होगा? थर्ड पार्टिकल का। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड e।
The uniform field is created between two parallel plates of charge density sigma and minus sigma respectively. The particle accelerates towards the other plate a distance h apart. Determine the speed at which it strikes the opposite plate. सिंपल सा फंडा, एक प्लस सिग्मा एक माइनस सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड आपको बोल रखा है E। एक पार्टिकल को यहां से रिलीज किया तो पार्टिकल जब अदर प्लेट को स्ट्राइक करेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी। तो अगर मैं y डायरेक्शन की बात करूं, इन y डायरेक्शन, अरे भैया ये क्या हो गया, इन y डायरेक्शन, तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास कितनी है, 0। क्यों? क्योंकि इस पार्टिकल को यहां से रिलीज किया। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन कितना हो जाएगा, माइनस क्यू ई अपॉन m। क्यों? क्योंकि ये x ये y, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव ले लिया। अब इनिशियल वेलोसिटी 0, इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी इंक्रीज होगी इंक्रीज होगी। तो जब ये h डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा तो इसकी वेलोसिटी मुझसे पूछी है, तो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन कितना हो जाएगा, माइनस h। तो vy मुझसे पूछा है। तो अगर आप इन सब को गौर से देखो तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन लगेगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा सर, आप इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगा सकते हो, क्योंकि q कांस्टेंट, e कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन मेरे पास कांस्टेंट है, तो हम लगा सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बोलती है कि vy का स्क्वायर माइनस uy का स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 2ay sy। vy का स्क्वायर ये तो हमको निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, 2 ay कितना है, माइनस क्यू ई डिवाइडेड बाय m, और sy कितना है, माइनस h। तो vy मेरे पास कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 2qeh डिवाइडेड बाय m। ये वो स्पीड होगी जिससे ये टकराएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, अ पार्टिकल हैविंग चार्ज दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड मास 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 किलोग्राम। तो पार्टिकल के पास जो चार्ज है वो है माइनस 1.6। अच्छा, और ठीक है, माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और मास मुझे दे रखा है कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 किलोग्राम। फिर क्या बात बोली है, इस प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल स्पीड u at an angle of 45 degree to the horizontal from the lower plate of a parallel plate capacitor। parallel plate capacitor, जब कैपेसिटर आएगा तब की बात करेंगे। ऐसे समझो कि दो प्लेट्स रख दी गई है, एक के ऊपर मेरे पास प्लस सिग्मा है, एक के ऊपर माइनस सिग्मा है। फिर क्या बोला है, द प्लेट्स आर सफिशिएंटली लॉन्ग एंड हैव अ सेपरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर। इनकी लंबाई अच्छी खासी है और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो है 2 सेंटीमीटर। Find the maximum value of velocity of the particle so that it does not hit the upper plate. Take the electric field between the plate as 10 to the power 3 volt per meter directed upwards। कहने का मतलब क्या हुआ कि U की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो कि ये अपर प्लेट पे ना टकराए। अब बात समझो कि U का एक कंपोनेंट होगा U बाई रूट 2, क्यों, क्योंकि एंगल है मेरे पास 45 डिग्री। जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स लगेगा नीचे, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा अगर वेलोसिटी कम होगी तो थोड़ा सा ऊपर जाके फिर ऐसे आ जाएगा, वेलोसिटी और बढ़ाऊंगा तो थोड़ा और ऊपर जाएगा फिर ऐसे आ जाएगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या दूं कि ये जस्ट टकराने से बचे और वापस नीचे आ जाए। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि जो मेरा सिनेरियो है इस केस में वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.02 मीटर होना चाहिए, तभी जाके मेरे पास सिचुएशन सॉल्व होगी। ठीक है भैया। अब इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इट इज u बाई रूट 2, और क्या है, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन माइनस क्यू ई डिवाइडेड बाय m,
यस और नो, बिल्कुल सही बात। तो मुझसे सवाल, और फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? 0। यस और नो। तो मुझसे u की वैल्यू पूछी है, ठीक है भैया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, vy का स्क्वायर माइनस uy का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2ay sy। फाइनल वेलोसिटी हो गई मेरे पास 0, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन u बाई रूट 2, तो माइनस यू स्क्वायर बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2ay, तो माइनस क्यू ई डिवाइडेड बाई m इंटू sy कितना है 0.02, इससे ये जाएगा डिवाइडेड बाय 100। तो मुझसे यहां पे u पूछा है, तो यहां से ये गया, तो u स्क्वायर की जो वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी वो निकल के आएगी कितनी, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 क्यू ई डिवाइडेड बाय m इंटू 100। ठीक है भैया, तो u की वैल्यू कितनी होगी, रूट ऑफ 8 इंटू क्यू कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कितनी है 10 टू द पावर 3 वोल्ट पर मीटर, और मास कितना है, मास है हमारे पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर 30 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा, 1.6 से 1.6 गया, और कुछ बच रहा है क्या, और कुछ नहीं बच रहा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 0 से ये बचा एक 10, ये बचा 10 टू द पावर 31, और यहाँ पे बचा 19, तो ओवरऑल मेरे पास बचा रूट 8 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 12। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2 divided by 10 to the power 6 which is equals to 2 root 2 into 10 to the power minus 6 meter per second. This would be the velocity required so that it does not touch upper plate, maximum velocity. I hope this question is clear to you. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे 10 to the power 12 यहाँ पे आएगा, माई मिस्टेक 8 इंटू 10 टू द पावर 12, ये आएगा 10 टू द पावर 6 और ये 10 टू द पावर 6। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम enters midway between the plates of a parallel plate condenser। आसान भाषा में सवाल को मैं समझा देता हूं। मेरे पास दो पैरेलल प्लेट्स है, एक पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज। इनकी जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में वो है 2 सेंटीमीटर। एक पार्टिकल है जिसका चार्ज और मास मुझे गिवन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये मूव करना स्टार्ट करता है। इनिशियल वेलोसिटी इसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है और बिल्कुल सेंटर के अंदर होती है। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि इस इनिशियल वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो ताकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इससे एस्केप ना हो। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसको गवर्न करती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम होगी तो ये यहां से यहीं आके टकरा जाएगा, अगर वेलोसिटी बढ़ाता हूं तो और आगे आके टकराएगा, मतलब अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है। जैसे जैसे वेलोसिटी को बढ़ाता जाता हूं वैसे वैसे एक्स डायरेक्शन में मेरे पास जो मोशन है वो बढ़ता जाता है, या फिर ऐसे कह लो कि एक्स डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट बढ़ता जाता है। अगर मुझे इसको वेलोसिटी को मैक्सिमम रखना है और ये भी मेरी चाहत है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर ना जाए, तो x की मैक्सिमम वैल्यू मुझे रखनी पड़ेगी, दैट इज 10 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट के ऊपर y मेरे पास होना चाहिए 1 सेंटीमीटर। तभी जाके मेरे पास जो सिचुएशन आएगी वो कुछ इस तरीके की आएगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अगर आपको याद हो तो हमने ये बात पढ़ी थी कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है 1/2 QE अपॉन m x स्क्वायर बाय u स्क्वायर।
तो यहां से मैं क्या बात बोल सकता हूं कि यू स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/2 QE अपॉन m इंटू एक्स स्क्वायर बाय वाई। ठीक है भैया, चलिए 1/2 चार्ज मुझे कितना दे रखा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो नीचे जाके हो जाएगा 10 टू द पावर 19। इलेक्ट्रिक फील्ड में मुझे गिवन में है कितनी 15,000 वोल्ट पर मीटर, तो ये हो जाएगी 15,000। एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 4। क्यों? क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करेंगे। डिवाइडेड बाय m, m कितना है, मास मुझे गिवन में है 12 इंटू 10 टू द पावर -24, तो ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 24। और y कितना है 1 सेंटीमीटर, तो बोले तो 1 डिवाइडेड बाय 100। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो यहां से पॉइंट हटेगा तो एक 0 आएगा, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 2 1 जा 2 2 जा 3 1 जा 3 5 जा। ठीक है भैया, और नीचे कुछ बच रहा है क्या? नीचे कुछ नहीं बच रहा, तो ये 2 0 2 और 2 4 0 से ये 4 0 गया, 10 टू द पावर 19 से ये बचा 10 टू द पावर 5। अब ये एक 0 से ये एक 0 गया, ये बचा कितना मेरे पास 5 2 जा 10, तो ये आ गया 3 0 और ये 5 0, तो 10 टू द पावर 8। ये आया मेरे पास u स्क्वायर की वैल्यू, तो u मेरे पास आ जाएगा 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड। ये वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जिसको मैं हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करूं तो ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर नहीं जाएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? A uniform electric field is created between two parallel charge plates as shown in the figure. An electron enters the field symmetrically between the plates with the speed u. The length of each plate is L. Find the angle of deviation of the path of the electron as it comes out of the field. मतलब ये जो लेंथ मुझे दे रखी है ये L दे रखी है, तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि जब ये बाहर आएगा मतलब L लेंथ कवर कर लेगा तब मुझसे एंगल ऑफ डेविएशन पूछा है। अगर आपको एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको ये बात तो याद होगा कि डेविएशन होता कितना है 1/2 QE अपॉन m इंटू एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। एंगल ऑफ डेविएशन के लिए dy बाय dx कर लो और इसको tan थीटा के बराबर कर दो, तो dy बाई dx, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 QE अपॉन m, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x बाय यू स्क्वायर। तो इससे ये गया, तो मुझसे पूछा है एंगल ऑफ डेविएशन। यहां पे x की वैल्यू क्या पुट करूंगा L पुट करूंगा, तो थीटा मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स QEL डिवाइडेड बाय m u स्क्वायर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, और आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन निकालते हैं और किस तरीके से मोशन हमारे पास पैराबोलिक होता है जब मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।